हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों का यूपी एमआरसी का पेपर नज़दीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टा पर निर्भर करता है? एलडीआर, थर्मिस्टर, वैरिस्टर, नल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? वैरिस्टर। क्या होगा? वैरिस्टर। ये क्या होता है? वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है? वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। ठीक, ये किससे बना होता है? नाइक्रोम से। नाइक्रोम या और जिंक ऑक्साइड, इनसे ये बना होता है। ठीक, देखिए अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका एक क्वेश्चन आता ही है आपका, ये इसरो में पूछा गया था। कह रहा है, वर्ग H रोधक पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान है 160 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस। चलिए सबके बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है कैटेगरी आपकी वाई। ठीक, उसके बाद होता है आपका ए, वाई ए, ई बी, एफ, एच, सी। ठीक, ये वर्ग में बांटा गया है। वाई वर्ग का जो तापमान होता है वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाई वर्ग का क्या होता है तापमान? सुरक्षित तापमान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ए का होता है 105 डिग्री सेल्सियस। ए जो कैटेगरी है उसका क्या है? 105। इसके बाद आता है आपका 120। ई का होगा आपका 120 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट बी का होता है आपका 130 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो एफ कैटेगरी होती है इसका होता है 155 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो एच कैटेगरी होती है जो पूछा है आपका, इसका होता है आपका 180 डिग्री सेल्सियस। और जो सी कैटेगरी होती है इसका होता है 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक, तो इसको आप कहीं लिख लीजिए, बहुत काम कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? 180 डिग्री सेल्सियस। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सबसे उच्चतम चालकता होती है सिल्वर की, गोल्ड की, कॉपर की, एल्यूमिनियम। देखिए, सबसे अच्छा जो चालक होता है आपका क्या होता है? सिल्वर। उसके बाद नंबर आता है आपका कॉपर। उसके बाद नंबर आता है आपका सोना, जो औरतें गहना पहनती हैं। उसके बाद होता है आपका एल्यूमिनियम। इसके बाद होता है आपका आयरन। ठीक, जो सिल्वर की चालकता होती है वो होती है लगभग 96% होती है। क्या होती है? 96%।
जो आपकी कॉपर की होती है ये होती है 90%, ठीक। और जो एल्युमिनियम होता है इसकी जो चालकता होती है 60% होती है, और इसकी जो होती है लगभग 40%, ठीक। अगर हम इसकी चालकता की बात करें, ठीक, इसकी जो चालकता होती है 6.3 इंटू 10⁷ साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। उसके बाद जो तांबा आता है इसकी होती है 5.96 इंटू 10⁷, ठीक। उसके बाद आता है आपका सोना, सोना की होती है 4.3 इंटू 10⁷। उसके बाद जो एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम की क्या होती है, एल्युमिनियम की होती है आपकी 3.5 इंटू 10⁷। उसके बाद आपका आता है लोहा, इसकी होती है 1 इंटू 10⁷, ठीक। ये सब क्या है, साइमन पर मीटर में। कितने डिग्री पे, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके लेवल का नहीं है लेकिन पूछा गया है, ठीक है, आपके लेवल का नहीं है लेकिन पूछा गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में लेवल बढ़ा के थोड़ा क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन एक आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये जो आपका 5 ओम है, ठीक है, ये जो आपका 5 ओम है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा ये निकालना है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसमें वोल्टेज डिवीजन लॉ लगाते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन लॉ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इसमें वोल्टेज होगा आपका क्या होगा V1। तो इसमें जो V1 वोल्टेज होगा वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज इनटू जिसमें हमें जिसमें निकालना है तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो 5 + 5 15। तो टोटल वोल्टेज आपका कितना है 20 है, और ये कितना होगा 5/20, तो बेटा कितना है 5 वोल्ट, ठीक। अगर इसी तरह हम इसमें निकालना चाहें तो इसमें निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें तो आंसर आपका क्या आएगा 5 वोल्ट, ठीक। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 ओम में वोल्टेज निकालिए तो क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं वोल्टेज क्या है V2 है, तो टोटल वोल्टेज 20 अपॉन इसमें निकालना तो 2 अपॉन इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 5, 5 चौक 20। तो यहाँ पे जो वोल्टेज कितना आएगा 8 वोल्ट, ठीक। अब यहाँ पे 8 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 वोल्ट। चलो 12 वोल्ट, चलो इसमें भी निकाल लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे वोल्ट निकाले तो ये क्या होगा V2 डैश मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणे 3/5, 5 51 5 तो कितना है V2 डैश कितना आ गया आपका 12 वोल्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे 8 वोल्ट हो गया और यहाँ पे 12 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे 5 वोल्ट निकला है तो यहाँ पे कितना होगा 15 वोल्ट होगा, ठीक। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत कठिन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, डीएमआरसी में। ठीक है, डीएमआरसी बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें पूछा गया डीएमआरसी। अब कह रहा है ये फिगर दे दिया गया आपको और कह रहा है कि जो आपका एमीटर होता है, एमीटर जो होगा इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक, कौन सी करंट की वैल्यू दिखाएगा। तो बेटा करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा कि इसमें हम टोटल करंट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस निकाल कर हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ लगाने के बाद जो आपकी करंट आएगी वही आपकी एमीटर की पार्ट होगी। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों डिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो कितना होगा 10 प्लस 10, तो कितना है 20। तो उसको थोड़ा रफ कर देंगे तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना आएगा 20 होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा जहाँ बता। तो ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, ये हो गया आपका 20। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, दोनों ये डिस्टेंस किसमें हो गया, पैरेलल में। ठीक, तो पैरेलल का निकालते फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल टू दो डिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे तो फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो क्या हो गया 20 गुणे 20 बटे 20 प्लस 20। तो कितना है आपका 400 बटे 40। तो ये आ गया आपका 10। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऐसे हो जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया। अब फिर से देखिए, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक, तो फिर इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, फिर इनका रिजल्टेंट जो है आपका ऐसे बनेगा। अब फर्दर फिर क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 होगा। तो फिर आपका कैसा फिगर बन जाएगा, फिर आपका फिगर ऐसे बनेगा। अब देखिए दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। ठीक, 20 ओम आ जाएगा। या तो आप इसमें चलिए हम लोग केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल लगा दिया तो करंट का डायरेक्शन में मान लीजिए। ठीक, तो चलिए निकालिए। तो करंट आपकी ऐसे फ्लो हो रही है तो इस सेंटर ये इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 10 इंटू आई प्लस 10 इंटू आई। अब यहाँ पे एंटर कैसे करेंगे, माइनस करें एंटर, तो माइनस का 200 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 20 आई इक्वल टू 200। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 बटे 20। तो कितने आएगा 10 एम्पियर। तो बेटा इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर आपका आएगा। अब देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन, एक फिगर दे दिया गया है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है।
अब ये कह रहा है कि इस 20 ओम में करंट का मान कितना होगा, ठीक है, और ये करंट सोर्स से जुड़ा होगा, ठीक ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग करंट डिवीजन लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन लॉ, बाय करंट डिवीजन लॉ, बाय करंट डिवीजन लॉ। अब मान लेते हैं ये आपकी I2 करंट है, ये आपकी क्या है, I1 करंट, ठीक ठीक। तो हम तो I की वैल्यू क्या होगी, करंट डिवीजन लॉ क्या कहता है, टोटल करंट, टोटल करंट क्या है आपकी I2 हो गई, ये I2 हो गई, इनटू जिसमें हमें निकालना है, इसमें निकालना है, तो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस, तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या आपका ये है, तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा I2 की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा आपका 10/30, तो जाएगा आपका कैंसिल कर दो, तो 1/3 मतलब 0.33 एम्पीयर। तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी 0.33 एम्पीयर, ठीक। अगर हमें इसमें निकालना है, I1 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू टोटल करंट मतलब I2, अब हमें जिसमें निकालना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा प्लस 30, दोनों जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 2/3, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट, ठीक, तो 3 6 18 और 3 6 इतनी एम्पीयर है, ठीक। तो इसमें करंट रहेगी लगभग 0.67 एम्पीयर, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका DMRC पूछा गया है। क्या रहा है कि RL सर्किट में KVA का मान होगा KW और KVR का अदिश योग, KW और KVR का सदिश योग, KW तथा KVR का मान। देखिए पहले समझिए कौन क्या होता है, KW जो होती है आपकी ये रियल पावर होती है, इसको बोलते हैं रियल पावर। इसका फॉर्मूला होता है VI cos मात्रक आपका वाट, KW मतलब किलोवाट, ठीक। और जो आपका KVAR है ये आपकी रिएक्टिव पावर है, ये होती है आपकी VI sin θ, इसका यूनिट VAR। और जो आपका KVA होता है ये होती है आपकी अपरेंट पावर, ये होती है VI, ठीक। अब पूछ रहा है KVA, तो KVA क्या होता है, KVA जो होता है ये KW का स्क्वायर प्लस KVAR का स्क्वायर, या कह सकते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा KW और KVR का सदिश योग, या कह सकते हैं VI cos phi का स्क्वायर प्लस VI sin phi का स्क्वायर, ठीक है। आपका जो कॉस फैक्टर होता है cos phi ये R/Z होता है, या आप कह सकते हैं रियल पावर
बटे आपका अपरेंट पावर। ठीक है, ये आपका पावर फैक्टर होता है। नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। हेलो बच्चों, आपका TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैंने जो बच्चे UPMRC की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर लगा है 5 दिन बाद, उनके लिए ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बनाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप रिंग का निर्माण होता है, कॉपर से होता है, कार्बन से होता है, फास्फर ब्रॉन्ज से होता है, एल्युमिनियम से होता है। तो जो स्लिप रिंग होती है, ठीक है बेटा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फास्फर ब्रॉन्ज। देखिए, जो स्लिप रिंग होती है ये क्या करती है, DC लेती है और इसको AC में कन्वर्ट करती है। ठीक है, DC लेती है और उसको AC में कन्वर्ट करती है। ये फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। इसका अल्टरनेटर में जो होती है स्लिप रिंग 2 होती है, और आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपकी 3 होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉगिंग किस में होती है? 3 फेज ट्रांसफार्मर में होता है, DC सीरीज मोटर में होता है, कंपाउंड जनरेटर में होता है, इंडक्शन मोटर में होता है। तो बच्चा, जो कॉगिंग होती है, कॉगिंग क्या होती है, जब रोटर के स्लॉट्स और आर्मेचर के स्लॉट्स बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, इंडक्शन मोटर में इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉगिंग। कॉगिंग किस में हो गया, आपकी इंडक्शन मोटर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर में टार्क होता है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लिप के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लिप के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नन। तो जो आपका टार्क होता है वो क्या होता है, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका टार्क रेजिस्टेंस, रोटर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और वो जो सप्लाई होती है जो आपका EMF होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो लोड कंडीशन में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा 0.2 लैगिंग होगा, 0.5 लीडिंग होगा, 0.2 लीडिंग होगा, यूनिटी होगा। तो नो लोड कंडीशन पे जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसका जो आपका पावर फैक्टर होता है ये होता है 0.2 लैगिंग होता है। ठीक है, और लोड पे 0.8 होता है। ठीक, RCC पोल्स का स्पैन होता है। स्पैन मतलब क्या होता है, दोनों पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको स्पैन बोलते हैं। ठीक, वो कितना होता है, 80 से 100 मीटर, 40 से 50 मीटर, 60 से 100 मीटर, 300 से 500 मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, RCC में क्या होता है, 80 से 100 मीटर होता है। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बूस्टर, एक बूस्टर है। DC कंपाउंड जनरेटर को कहते हैं बूस्टर, DC सीरीज जनरेटर को कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं, शंट जनरेटर को कहते हैं। तो जो आपका DC सीरीज जनरेटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बूस्टर की तरह यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग DC ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ठीक है, चलिए इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, नन होता है। तो इंडस्ट्रियल लोड का जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है, लैगिंग होता है। ओवरहेड लाइन में प्रयोग होता है, कॉपर कंडक्टर यूज़ होगा, ACSR कंडक्टर यूज़ होगा, एल्युमिनियम और नन। तो बच्चों आजकल जो है हम लोग ACSR कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोरोना लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किस रिले का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इम्पीडेंस रिले का, महो रिले का,
रिलेक्टेंस रिले का, ठीक है, और नन। तो जो आपकी महो रिले होती है उसका प्रयोग हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ठीक है। किस रेगुलेशन को बेस्ट माना गया है? 50% को, 20% को, 10% को और 2% को। तो वोल्टेज रेगुलेशन तो सबसे अच्छा तो आपका 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माना गया आपका 2% को। 2% को ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन को अच्छा माना गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। सर्ज रेजिस्टेंस केबल, सर्ज रेजिस्टेंस होता है केबल का, एक केबल होती है उसका सर्ज रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक। 5 ओम होगा, 20 ओम होगा, 50 ओम होगा, 500 ओम होगा। तो बच्चों क्या होता है, ये आपका 50 ओम होता है। RLC पैरेलल सर्किट का पावर फैक्टर होता है 0 होता है, 0.08 लैगिंग होता है, 0.8 लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आंसर? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आपको रिजोनेंस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेटर्स, एलिवेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिफ्ट, ठीक। एलिवेटर्स में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो बच्चों हम लोग लिफ्ट या एलिवेटर्स में कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग होता है, शंट मोटर में होता है, सीरीज मोटर में होता है, शंट और कंपाउंड दोनों में होता है, नन। देखिए सीरीज में तो हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग सीरीज में करते हैं। और जो शंट और कंपाउंड होती हैं इसमें 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की दक्षता होती है 50% होती है, 90% होती है, 70% होती है, नन होती है। तो बच्चों जो डीसी मोटर होती है उसकी दक्षता कितनी होती है? 50%, 35 से 50% इसकी दक्षता होती है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है, लो होता है, अराउंड 500 ओम होता है, 1000 ओम होता है, अनंत होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लो होता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, कह रहा है जो आपका डीसी मशीन में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है जिसके कारण क्या होती है वो सेल्फ स्टार्टेड होती है, उसका वैल्यू कितना होता है? 2% से लेकर 3% होता है, 10% से लेकर 15% होता है, 20 से 25%। तो बच्चों क्या होता है? 2% से लेकर 3% होता है। डीसी जनरेटर को डैश को कम करने के लिए लोड सेंटर के पास स्थापित किया जाता है, ठीक है। देखिए डीसी जनरेटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। और कहाँ स्थापित करते हैं? हम लोग लोड सेंटर के पास स्थापित करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि किसको कम करने के लिए हम लोग करते हैं? आयरन लॉसेस, स्पार्किंग, लाइन लॉसेस, कोरोना लॉसेस। तो हमने बताया था जो डीसी जनरेटर होता है इसका एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। बूस्टर मतलब जहाँ कमी होगी, ठीक। तो क्या होगी? लॉसेस जब होंगे तो वोल्टेज कमी होगी, तो लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। किस ब्रेकिंग का प्रयोग एलिवेटर्स में होता है? प्लगिंग का, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का, नन। तो बच्चों ये तीनों ब्रेकिंग है, तीनों ब्रेकिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि आप लोग यूपीएमआरसी का पेपर देने आ रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्लगिंग, ठीक। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस होता है, 0 होगा, 1000 ओम होगा, 10 ओम होगा, अनंत होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो बच्चों रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अनंत होता है, ठीक। ट्रांसफार्मर का तेल मुक्त होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल यूज़ करते हैं, कौन सा तेल यूज़ करते हैं? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो हम लोग सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल मतलब खनिज तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये किससे मुक्त होना चाहिए? स्लस मतलब कीचड़ से, गंध से, ऑडियर, गैस से या मॉइस्चर। तो बच्चों क्या होता है? ये नमी से मुक्त होना चाहिए, ठीक। इसका प्रयोग किस में करते हैं हम? शीतलन और नमी को, जो ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं? शीतलक और
स्नेहक के रूप में करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, लीकेज फ्लक्स डिपेंड करता है, लोड करंट पे डिपेंड करेगा, लोड करंट एंड वोल्टेज पे डिपेंड करेगा बच्चों, लोड करंट वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, नन। तो बच्चों जो लीकेज फ्लक्स होता है वो हमेशा लोड करंट पे डिपेंड करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है? प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का, लो वोल्टेज वाइंडिंग का, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का? तो बच्चों जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, कम होगा। यूनिवर्सल मोटर रन करती है एसी पर, डीसी, एसी दोनों पर, डीसी पर, नन। तो बच्चों जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है ये क्या कहलाती है, इसका जो गुण होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है डीसी सीरीज मोटर से मिलती जुलती है, और इसको हम लोग एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। ये क्या होती है, ये बेशर्म मोटर होती है, ये क्या होती है, एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग मिक्सर में करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर समानता चलती है, किस पावर फैक्टर पे चलती है पूछा है? 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ये 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे? हिस्टोलिसिस मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो ये जो मोटर होती है पंखों में यूज़ होती है, ये आपकी क्या होती है, मिक्सर में यूज़ होगी। टेप रिकॉर्डर में हम लोग हिस्टोलिसिस मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अल्टरनेटर के रोटर को चाहिए, जो आपका अल्टरनेटर का रोटर जो होता है वो क्या होता है, बहुत लेजी होता है, बहुत आलसी होता है। ठीक, तो उसको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए, पल्सेटिंग डीसी चाहिए। तो बच्चों उसको हमेशा क्या चाहिए होता है, हमको डीसी चाहिए होता है। ठीक, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, या आपका पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, या बैटरी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अल्टरनेटर के रोटर के पास होते हैं 4 स्लिप रिंग होगा, 3 स्लिप रिंग होंगे, 2 स्लिप रिंग होंगे, 9 स्लिप रिंग होंगे। 3 स्लिप रिंग जो होते हैं आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें आपके स्लिप रिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। और अल्टर्न में बेटा कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यूजेटी का मुख्य उपयोग क्या है? रेक्टिफिकेशन में, रेगुलेटर सर्किट में, एम्पलीफिकेशन में, ट्रिगरिंग सर्किट में। तो यूजेटी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगरिंग सर्किट में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको 29 MCQs बताए हैं। कल आपको और MCQs हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छाँट छाँट के लाता हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है।